पत्रकार संघ, प्रेस क्लब, मंत्रालय, विधिमंडळ, वार्ताहर संघ, म्हाडा पत्रकार संघ असे विविध संघटना आणि कामगार संघटना आपल्यासोबत यावेळी आलेल्या आहेत. बांधवांनो, ही पहिली वेळ नाहीये. पत्रकारांवर हल्ला होणं ही काय पहिलीच वेळ नाहीये. यापूर्वी अनेक हल्ले झालेले आहेत. हे सरकार आल्यापासून यांनी जरी कायदा केला असला तरी पत्रकारांवरचे हल्ले दिवसेंदिवस वाढत आहेत आणि यांची जी दादागिरी आहे, यांची जी गुंडशाही आहे ती वाढत चाललेली आहे. आणि आज आपल्या सोबत पूर्वी जसं पत्रकारांच्या सोबत व्यवस्थापन होतं, संपादक होतं, मालक होतं, यात कोणी आपल्या सोबत नाहीये. आणि हाच फायदा हे राज्यकर्ते घेत आहेत. राज्यकर्ते आणि संघटनांमध्ये विविध संघटनांच्या पत्रकार संघटना ज्या आहेत त्यातल्या काही संघटनांना मॅनेज करून हे जे संघटना आम्ही संघटित आहोत त्यांच्यात फूट पाडण्याचं काम याच राज्य सरकार करते. मला एकच सांगायचं आहे, जेडेची हत्या झाली त्यावेळी जसे आपण संघटित झालो त्या संघटितपणे आपण एकत्रित जर आलो नाही तर हे सरकार आपल्याला आज निखिल वागळे, उद्या असे अनेक निखिल वागळ्यांवरती हल्ले करतील. आपल्याला जर या सरकारला जर ही ताकद दाखवायची असेल तर सगळ्या संघटनांनी एकत्र होणं गरजेचं आहे. आपले मतभेद असतील, वैचारिक मतभेद असतील ते बाजूला ठेवा. आपण ज्यावेळी हल्ला होतो त्यावेळी तुम्हाला सगळ्यांना संघटित होणं गरजेचं आहे. जोपर्यंत तुम्ही संघटित नाही तोपर्यंत हे सरकार तुमच्यावर हल्ले वारंवार करणार आहे. आता जर युवराजने सांगितलं हुकुमशाहीच्या बद्दल, तीच हुकुमशाही हिटलरची हुकुमशाही चालू झालेली आहे. हिटलरने त्या काळात जे त्याच्या विरोधातली वर्तमानपत्र जशी बंद केली आणि त्याच्या बाजूने जी वर्तमानपत्र होती ती त्याने आपल्या बाजूने केली आणि त्या देशाची कशी वाहदात झाली ती तुम्ही पाहिलेलं आहे. हीच अवस्था आपल्याकडे होणार आहे. पत्रकारांचा आवाज दाबला जातोय. बांधवांनो, आज या ठिकाणी आपण दबलेलो निषेध करायला, निषेध करून आता जमणार नाही. ही जर आपण नुसते निषेध करायला ना, सरकारला माहिती आहे नुसते निषेध करणार, ह्याच्यासाठी आपल्याला आवाज मंत्रालयापर्यंत, ज्यावेळी आपण जेडेच्या वेळेला मंत्रालयावर जर गेलो त्याच पद्धतीने आपल्याला आवाज उठवावा लागेल. आणि म्हणून आजचा निषेध ही निषेधाची सभा असली तर याच्या पुढे आपल्याला सगळ्या संघटनांनी मिळून एकत्र येऊन निर्णय घ्यावा लागणार आहे. आता येणाऱ्या निवडणुका आहेत, निवडणुकाला हिने आपल्याला ताकद दाखवावी लागेल. एवढं बोलून मी आपल्याला वेळ दूसरी बार मिल रहे हैं. अभी हाल ही में शशिकांत पारिशे जी की मौत को जब 1 साल हुआ था तब भी हम थे और तब भी हमने यही कहा था कि आज की भी इस भीड़ को देख के समझा जा सकता है कि ये गुंडे पत्रकारों पर हमला क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पत्रकार ही पत्रकार के लिए खड़ा नहीं होगा. निखिल वागले मुंबई से हैं. मुंबई में न जाने ऐसे कितने पत्रकार हैं जिनको उन्होंने नौकरी दिया होगा, उनमें से यहाँ पर आपको बहुत कम नजर आएंगे. यही वजह है कि जो गुंडे हैं, जो राजनीतिक गुंडे हैं, उन्हें भरोसा है कि जब पत्रकार को मारेंगे तो उनके साथ पत्रकार ही खड़ा नहीं होगा. हमने यहाँ पर कहा, और ये बात मैंने पहले भी कहा कि जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं, एक ये इको चेम्बर बना हुआ है. शशिकांत पारिशे की मौत के बाद भी यही लोग आए थे जिन्होंने प्रदर्शन किया था. आज भी यही लोग आकर प्रदर्शन कर रहे हैं. आगे अगर हम में से किसी को भी चोट आएगी तब भी यही लोग आकर प्रदर्शन करेंगे. मेन स्ट्रीम मीडिया से अधिकांश लोग यहाँ पर नजर नहीं आएंगे. यहाँ पर जो आते थे वो सीनियर जर्नलिस्ट आते हैं. मेरी उम्र 30 साल है. मेरे जैसे ना जाने कितने पत्रकार मुंबई में काम करते हैं. क्या उनको यहाँ पर आना नहीं चाहिए? जब एक वरिष्ठ पत्रकार की मॉब लिंचिंग की जाती है, अगर वो गाड़ी के बाहर निकले होते तो उनकी मॉब लिंचिंग होती. जब इसे टीवी पर दिखाकर या यूट्यूब पर दिखाकर व्यूज़ मिलते हैं तो हर कोई दिखाता है, लेकिन उनके लड़ने के लिए या उनकी बात रखने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आता है. और ये बात मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ और आज भी कह रहा हूँ, ज़रूरत है कि पत्रकार साथ में आए. और जब तक वो नहीं आएंगे, खासतौर पर युवा पत्रकार, तो फिर परेशानी बढ़ेगी. और अभी हालात ये हैं तो ये युवा पत्रकार जब आगे जाकर और वरिष्ठ होंगे तो पत्रकारिता की हालत और कैसी होगी ये हम समझ सकते हैं. बहरहाल हम लोगों को बोलना होगा. हम लगातार जितने लोग यहाँ पर हैं वो बोलते रहते हैं. 180 देश में से भारत प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161वें पर है. शायद अगले साल और नीचे आएगा. लेकिन अगर इसे संभाल कर रखना है या इसके स्थान को बढ़ाना है तो शायद इस तरह के आंदोलन को और मजबूत करना होगा और जो नए लोग हैं उन्हें इसके साथ जोड़ना होगा. और बार बार सरकार को ये बताना होगा कि लोकतंत्र में जो चौथा स्तंभ है वो पत्रकारिता है और उसे मजबूत ही रहना चाहिए. अगर उस पर हमला किया जाएगा तो जो बाकी 3 स्तंभ है उसके हालात खराब होंगे.
निखिल वाघले के साथ जो हुआ उसका विरोध किया जाना चाहिए। ये एक पार्टी के गुंडे थे और इसको साफ तौर पर इसी तरह से कहा जाना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि इसके लिए हमें एक पत्र भी लिखना चाहिए और मांग की जानी चाहिए कि इस तरह के हादसे आगे ना हो, उसके लिए सरकार क्या कुछ करती है। बहरहाल मुझे लगता है इतने कहना चाहिए। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया एक शायद निदर्शन भी करने का वो लोग कोशिश कर रहे हैं, शॉर्टली वो भी हो सकता है। कल प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जो विमेंस प्रेस कोड है और प्रेस एसोसिएशन जैसे 3 संस्थाओं ने एक स्टेटमेंट दिया। एडिटर्स गिल्ड का भी इसका स्टेटमेंट आया है। तो लगभग सभी जो जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी हम लोगों ने, जो हम लोग सदस्य हैं, कुछ लोग हम लोग प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य हैं, उसने ऑलरेडी एक लेटर लिखा है जो चेयरपर्सन है रंजना देसाई, जस्टिस रंजना देसाई, इसको मतलब कि इमीडिएटली लेना चाहिए ये। दोस्तों, शायद ये कम से कम हर 6 महीना हम लोग यहाँ पे एक निदर्शन के लिए बैठे। आप मुझे जाहिर थी, लेकिन इससे पहले मुझे यहाँ पे 12 तारीख फरवरी को पिछले साल जब शशिकांत वारिशे का डेथ हुआ था, उस टाइम भी हम लोग मिले। उसके 1 साल का भी हम लोग भी मिले। और जैसे साबरे ने कहा, ये लगभग एक मतलब कि थोड़ा न्यू नॉर्मल हो गया है। ये नया नॉर्मल है कि मीडिया को छोड़ो और यही लोग बोले कि मीडिया इज सोल्ड और वही ट्रोल करके मीडिया को ख़त्म करना, ये एक मतलब की तरीका है। और केवल गवर्नमेंट के प्रेज में, प्राइम मिनिस्टर मोदी के प्रेज में कोई बोलता है, लिखता है तो वो टॉलरेट होता है, कुछ भी दूसरा अलाउ नहीं है। और उनके कई तरीके हैं तोड़ने का। एक सबसे पहला तोड़ने का तरीका है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया है। वो कोई भी प्रेस के साथ मुलाकात होती नहीं, मन की बात पे वो आते हैं और अपना स्टेटमेंट देते हैं। शायद ANI को उन्होंने मतलब कि 1-to-1 उन्होंने एक्सक्लूसिव दिया है, लेकिन उसको छोड़ के कोई भी प्रेस से उनका संबंध नहीं है। और एक आप लोग को याद भी होगा कि वो जो BBC की एक जो डॉक्यूमेंट्री निकली थी और उन्होंने उसको बैन करवाया, उसमें उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। वो लेडी जो है, मुझे नाम उसका रिपोर्टर का मैं भूल गया, लेकिन रिपोर्टर ने उनसे पूछा, मोदी जी को पूछा कि भाई आपको क्या लगता है आपने कितना हैंडल नहीं किया। उन्होंने कहा कि 2 महीने हमने सब ठीक हैंडल किया, एक चीज़ हमने हैंडल अच्छी तरह नहीं किया, वो है मीडिया, और उसके ऊपर अभी हम जोर लगाने वाले हैं। ये 2 साल पहले की बात है और वही जोर लगाई जा रही है। आप देखें तो एक एक करके आप कोई भी क्षेत्र में आप देखिए, अभी टेलीविज़न चैनल्स 2008 के बाद, 2008-10 के बाद रिपब्लिक टीवी को छोड़ के इसको भी लाइसेंस आज तक मिली है। जो नए चैनल शुरू करते हैं वो नए नहीं हैं, वो कोई दूसरा चैनल का वो मतलब कि लीज के ऊपर लेके, जैसे लोकशाही चैनल है अपने क्या होता है सुतार का, कमलेश सुतार का, ये उन्होंने दूसरे से लीज लेके उन्होंने चलाया है। तो आज मतलब कि जबकि पहले 400 टेलीविजन चैनल होते थे, 2014 के बाद में नॉट अ सिंगल चैनल हैज बीन गिवन लाइसेंस। मतलब आज का और न्यूज़ की बात छोड़ो, स्पोर्ट्स चैनल मैं ये एरिया कवर करता था इकोनॉमिक टाइम्स के, तो मैंने कई स्टार वालों से, डी वालों से पूछा, कोई भी चैनल को स्पोर्ट्स बोलो, एंटरटेनमेंट बोलो, कोई भी चैनल को ये अभी लाइसेंस नहीं दे, रिपब्लिक नहीं दे। तो ये जब परिस्थिति हुई तो आस्ते आस्ते वो एक 1 वे चैनल बनाने वाले हैं। कुछ भी क्रिटिसिज्म, कुछ भी उसको एक एंटी नेशनल एक्टिविटी का कुछ गप्पा लगा के उसको खत्म करने चाहिए। यहाँ पे हमें देखना चाहिए कि जो निखिल वाघले और उनके जो साथी, मतलब कि मुझे आना बहुत ज़रूरी लगा, क्योंकि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और एक जोर से ताली मारनी चाहिए कि वो वहाँ पे पहुँचे। तब वो आपको वीडियो देखोगे, एक महिला बाहर निकलती है, मुझे मालूम नहीं उनका नाम क्या है, वो वहाँ बाहर निकलती है और वो मतलब कि सामने खड़े रहती है। और ये जो लेडी है, लेडी एक्टिविस्ट भक्ति, उन्होंने जिस तरीके से वो मतलब कि जो गैंग और जो फैशन गैंग को किया, वो रियली एक हमें अप्रीशिएट करना चाहिए कि मतलब कि उसने वहाँ पे ट्रैफिक जैम था, ट्रैफिक जैम क्लियर करके वो जो कार है, जो उनकी गाड़ी है,
वो लगातार करके वो जो पूरे जो सभागृह वहाँ तक पहुँचा पाए और उनकी मीटिंग सक्सेसफुल हुई। ये हमें रियली अप्रिशिएट करनी चाहिए। सक्सेसफुल, वो फैशन गैंग से डरे नहीं, पीछे हटे नहीं, पुलिस की जो हैरेसमेंट थी और पुलिस की जो थ्रेट्स थे वो हटे नहीं, FIR उनके ऊपर लगाया गया, फिर भी वो वहाँ पे पहुँचे और जो उनको कहना था LK आडवाणी के बारे में, भारत रत्न के बारे में और जिस तरीके से मतलब कि लोगों को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, उसके बारे में जो उन्होंने वहाँ पे सामने भूमिका रखी वो वहाँ तक पहुँचा पाए। वापस आ गई कि मतलब पत्रकारिता की क्या सिचुएशन है। मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो अभी 2024 की जो इलेक्शन है इसमें अगर इन लोगों की लैंडस्लाइड आ जाती है तो आप समझो 1-2 साल में पत्रकारिता खत्म होने वाली है। ये फैक्ट है। अभी मैं प्रेस काउंसिल में मैं बैठता हूँ, वहाँ पे हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश से, बिहार से, ये सब स्टेट, महाराष्ट्र भी अभी उसमें आगे आ रहा है कि हर एक महीने एटलीस्ट 15-20 केसेस जहाँ की जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया है, पीटा गया है। एक संभल डिस्ट्रिक्ट में राना करके वहाँ का एक जो लोकल जर्नलिस्ट था, दैनिक भास्कर का पत्रकार, वो जब उसने एक गौरी देवी नाम के एक मिनिस्टर है, उसने कुछ प्रश्न पूछे कि आपने इलेक्शन प्रॉमिसेस यहाँ पे मतलब कि आपने कंप्लीट नहीं किए, उसको मतलब कि पब्लिक के अंदर पुलिस ने पीटते हुए उसको ले जाके अंदर बंद कर दिया। 3 दिन बंद था वो बेचारा पत्रकार। उसने क्या क्या प्रश्न पूछे जो वहाँ पे वो एड्रेस कर रही थी गाँव वालों को, उसने प्रश्न पूछे, उसको अंदर देखी इतनी पिटाई हुई, उनके सभी चल रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऐसे मतलब यही एक उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे हंड्रेड्स ऑफ केसेस एवरी डे आ रहे हैं और आस्ते आस्ते पत्रकार बोल रहे हैं कि इसमें न तो पगार है, न तनख्वाह है, न क्रेडिबिलिटी है, गालियाँ मिलती है, पब्लिक से भी गालियाँ मिलती है, सरकार से भी गालियाँ मिलती है, बेटर है कि हम छोड़ दें और कोई दूसरा हम लोग प्रोफेशन करें। ऑलरेडी मुझे लगता है 30% जो फोटोग्राफर्स हैं, फोटो जर्नलिस्ट हैं, जो कि मतलब कि ये सब इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से उनको छोड़ दिया गया है, ऑलरेडी उनकी तनख्वाह कहाँ से आ रही है? अभी वो वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हैं। इकडे देशमुख तिकडे पुरव, इकडे देशमुख तिकडे पुरव, पत्रकार धटेकरांना पुरून उरव. मगाशी अशोक चव्हाण आमचे जुने मित्र काँग्रेस सोडून गेल्याची बातमी आली आणि 3 ओळीची ऐकू फेसबुकवर टाकली की सलाम जुन्या पिढीला, सलाम जुन्या पिढीला, नवी पिढी घाबरते IT आणि EDला. तर एखादं कमेंट लिहिली एका वाचकाने, तो म्हणतो नवी पिढी नाही घाबरत साहेब, ज्यांनी भ्रष्टाचार केला ती नवी पिढी घाबरते, आम्ही नाही घाबरत पुन्हा. म्हणजे इतकी चांगली गोष्ट आहे की लोक त्यांना घाबरत नाही. आता आपण पाहिलं निखिल वागळेंवर जो पुण्यात हल्ला झाला, हा अतिशय भ्याड हल्ला होता. म्हणजे अर्धा तास त्यांच्या गाडीचा पाठलाग करून 4 वेळा त्यांच्यावर फ्री हल्ला केला. जर यदाकाली ते बाहेर आले असते तर बॉम्ब लिंचिंग झालं असतं आणि एक अतिशय वाईट घटना घडली असती. पण सुदैवाने तसं घडलं नाही, कारण हे जर ठरवायचं नव्हतं. त्या मिटिंगमुळे निखिल वागळेंना प्रसिद्धी मिळाली नसती, भाषण म्हणून गेले असते. पण आज काही लोकांनी हल्ला केल्यामुळे त्याला सरळ प्रसिद्धी मिळालेली आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की आज जे शहाणे लोक जे आहेत ते गोंधळलेले आहेत आणि मूर्ख मात्र आपल्या मतावर ठाम आहे आणि म्हणून ते आत्महत्या लोकांना सगळं करतात. आज सत्ताधाऱ्यांना त्यांच्याविरुद्ध लिहिलं खपत नाही, आवाज दाखवण्याचा प्रयत्न करतात, धमक्या येतात, आमिष दाखवले जातात. पण नेहरूंच्या काळात काय होतं, मी नेहमी सांगतो, जे 1962 साली भारत चीन युद्ध, भारताचा पराभव झाला, तर पंडितजी रिप्रेस झाले होते. जो तो त्यांनी त्याचा मन मिळवण्याचा प्रयत्न करत होता. राजकपूर त्यांच्याकडे गेले आणि पंडितजी आप ऐसा मत बैठिए, आप हमारे नेता है, हमें अच्छा नहीं लगता. आणि रजनी दिनारी ठेवली रात्री आणि त्यात त्याला गाणं ऐकलं होतं शैलेंद्रचं, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी. दुसऱ्या दिवशी हरवंशराव बच्चन यांनी कवी समजून ठेवलं होतं आणि इंद्राजी यांना सांगायला गेलं की सब हो चुकी आहे. ते बिहारचे मोठे कवी बाबा नागार्जुन आले होते. इंद्रजीने त्याला पाहिलं म्हणजे बाबा आपको भी आना होगा आज, तो सुनाई होगी. तर बाबा नागार्जुन म्हणाले
हिंदू हम नहीं आएंगे क्योंकि आपके पिता हमारी कविता सुन नहीं पाएंगे। इंदिरा गांधी क्यों नहीं सुन पाएंगे? पापा जरूर सुनेंगे, आपको आना ही होगा। आणि ते पंडित जवाहरलाल नेहरू जे गांधीजी दत्तक पुत्र होते, जे लाखो बालकांचे चाचा नेहरू होते, कोट्यावधी भारतीयांचे लोकप्रिय नेते होते, इकडे रशिया इकडे अमेरिका त्यांना आपल्याकडे घेण्यासाठी उतावीळ होता, इतके मोठे हिमालय एवढा पंडित नेहरू त्यांच्यासमोर बाबा नागार्जुन म्हणाले कि वतन बेच के पंडित नेहरू फुले नहीं समाते हैं, वतन बेच के पंडित नेहरू फुले नहीं समाते हैं, गांधी की समाधि पर झुक झुक फूल बिछाते हैं। पंडित नेहरू चिडले नाही, त्यांनी ईडीची नोटीस नाही पाठवली, त्यांनी हल्ला नाही केला, त्यांनी स्फोटनी ते काव्य स्वीकार केलं। आणि त्यानंतर 1975 साली आणीबाणी आली, बाबा नागार्जुन टीका करत होते, इंदिरा गांधी त्यांना अटक केली। तर बाबा नागार्जुन म्हणाले, हिंदू जी क्या हुआ है आपको, हिंदू जी क्या हुआ है आपको, आपकी सत्ता आते ही भूल गई क्या आपको? असा तो काळ होता। आज जे घडते ते अतिशय वाईट आहे, पण आपण पत्रकार एकत्र आलेलो आहोत, ही अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे। मी सांगू इच्छितो की आम्ही कोणाला घाबरत नाही। मुंबई महाराज पत्रकार संघ असो, पत्रकार परिषद असो, प्रेस क्लब असो, मंत्रालय विधान वार्ता संघ असो किंवा आमचं जर्नलिस्ट असो, म्हणजे टीव्ही जे आम्ही घाबरत नाही कोणाला। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, हम सब एक है, हम सब एक है। पत्रकारिता जिंदाबाद, पत्रकारिता जिंदाबाद, पत्रकारिता जिंदाबाद।